हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। और ये जो क्लास है वो पीए एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि पीओ गाइड पार्ट 2 एमटीएस और पोस्टमैन दोनों एग्जाम में नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ पीए एग्जाम्स में ही आती है। तो जो लोग पीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑनवर्ड्स उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास है। और आज की जो क्लास है वो एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि ये थ्योरी क्लास ना होकर के एक एमसीक्यू है। इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सारे प्रश्न लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम हुए थे पीए के एग्जाम 2019 और 2020 में, उनमें से लिए गए हैं। और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, यानी कि पीओ गाइड पार्ट 2 से संबंधित और भी वीडियोस आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो और भी सॉल्व कराए जाएंगे। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो जानते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि जितने भी थोड़े से जो लेंदी क्वेश्चंस है वो सारे 2019 में पूछे गए हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो 2019 में पूछा गया था। और प्रश्न ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, यानी कि असत्य कथन को छाड़ना है, गलत कथन को छाड़ना है। Which of the following is an incorrect description of small packet service to destination abroad, यानी कि जो स्मॉल पैकेट की जो सर्विस है, स्मॉल पैकेट के माध्यम से जितनी भी सेवाएं इंडिया पोस्ट दे रहा है, कहाँ के लिए, जिनका गंतव्य कहाँ पर है, एब्रॉड यानी विदेशों में है। बेसिकली जो फॉरेन पोस्ट करते हैं हम लोग स्मॉल पैकेट के रूप में, तो उससे संबंधित जो गलत कथन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी व्याख्या है, उसके बारे में जानते हैं कि इनकरेक्ट कथन कौन सा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इट इज इंटेंडेड टू इनेबल ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स बाय लेटर पोस्ट। ऑप्शन नंबर 1 में ये है कि ये ट्रांसमिशन करता है छोटी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स यानी कि सेवाओं को, गुड्स को छोटी क्वांटिटीज में ये ट्रांसमिट करने का काम करता है बाय लेटर पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्मॉल पैकेट जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है बाय लेटर पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में गिफ्ट्स, आइटम्स ऑफ सेलेबल वैल्यू एंड सैंपल्स ऑफ मर्चेंडाइज कैन नॉट बी ट्रांसमिट बाय दिस सर्विस। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो गिफ्ट्स हैं, जो आइटम्स जो कि बेचने लायक है, या जो सैंपल्स हैं मर्चेंडाइज के, वो भी इस स्मॉल पैकेट सर्विस के माध्यम से ट्रांसमिट किए जाते हैं। और ऑप्शन में दिया हुआ है कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, लेकिन स्मॉल पैकेट सर्विस के रूप में हम गिफ्ट्स, आइटम्स ऑफ सेलेबल वैल्यू और सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। और पूछा भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि दे शुड नॉट कंटेन एनी पोस्टेज स्टैम्प्स और फॉर्म ऑफ प्रीपेमेंट, यानी कि ये क्या कंटेन नहीं करते हैं, एनी पोस्टेज स्टैम्प्स को कंटेन नहीं करते हैं, इनमें पोस्टेज स्टैम्प्स शामिल नहीं होती हैं। और जो प्रीपेमेंट का जो फॉर्म है, प्रीपेमेंट का जो रूप है, वो भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में इट इज परमिटेड टू एनक्लोज इन अ स्मॉल पैकेट एंड ओपन इनवॉइस, यानी कि इसे एक ओपन इनवॉइस के रूप में भी भेज सकते हैं, उसको ये परमिशन दी गई है। लेकिन ये जो कैन नॉट है यहाँ पर ये गलत दे रखा था, और इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत था और गलत ही पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ अनडिलीवर्ड मेल रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज इनकरेक्ट, यानी कि पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। किसके संबंध में? फॉरेन कंट्रीज के बिहाफ में पूछा गया है। और जो मेल्स यानी कि जो आर्टिकल्स अनडिलीवर्ड होते हैं, जो वहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाते हैं, जिनका वितरण वहाँ पर नहीं हो पाता है, उनके संबंध में ये पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है इट इज रिटर्न टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड डिलीवर टू द सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू इफ ओनली, यानी ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है कि जिस कंट्री से इसका ओरिजिन था, यानी कि जहां से इस डाक को बुक किया गया था, वहां इन्हें वापस किया जाता है। ये यहाँ तक सही है। एंड डिलीवर टू द सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू, यानी कि अगर कोई चार्ज इस पोस्टल आर्टिकल पर बकाया होता है, तो जो सेंडर है उसको हम वापस उसकी डिलीवरी करते हैं। यानी कि सेंडर ने किसी आर्टिकल को बुक किया, फॉरेन पोस्ट में ये बढ़ने गया, वहां पर इसकी जो डिलीवरी है वो किसी कारणवश नहीं हो पाती है, तो ये जो आर्टिकल है जब बुकिंग
करता है, यानी कि जिसने भी इसको भेजा था उसके पास दोबारा जाएगी, और इस पोस्टल आर्टिकल पर अगर कोई पेमेंट बकाया है तो ये इस व्यक्ति को देना ही होगा, अगर कोई चार्ज बकाया रह जाता है तो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में पोस्ट कार्ड दैट डू नॉट बियर एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रिटर्न, यानी कि ऐसे पोस्ट कार्ड जिन पर सेंडर का एड्रेस ही नहीं होता है तो उन्हें किन के लिए लौटाएंगे, ये ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि जिन पर सेंडर का एड्रेस नहीं होता है उनको वो पोस्ट कार्ड नहीं लौटाए जाते। बेसिकली सभी लोगों को ये बोला जाता है कि सेंडर का एड्रेस यानी कि जो भेज रहा है उसका एड्रेस, और जिसका एड्रेस ही है यानी कि जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस तो होना ही चाहिए। बेसिकली लोग इसको तो लिखना याद रखते हैं लेकिन कई बार इसको नहीं लिखते, यानी कि अपना एड्रेस नहीं लिख पाते हैं, सेंडर का एड्रेस नहीं लिख पाते हैं। तो ये भी लिखना होता है, क्योंकि अगर किसी कारणवश अगर डाक डिलीवर नहीं होती है तो रिटर्न होकर के सेंडर को दी जाती है, और सेंडर अगर अपना एड्रेस नहीं लिखेगा तो वो कैसे लौटाएंगे। तो पोस्ट कार्ड के केस में ये है कि ये इसे हम रिटर्न ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसके लिए रिटर्न करें, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में कि ऑल अनडिलीवर्ड मेल इज रिटर्न बाय द एयर, ये बिल्कुल गलत है कि जितनी भी जो डाक है जो वहां पर अनडिलीवर्ड नहीं हो पाती है यानी कि डिलीवर नहीं हो पाती है, अनडिलीवर्ड डाक होती है, उसे बाय एयर ही रिटर्न किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। उसे बाय लैंड भी लाया जा सकता है और बाय शिप्स वगैरह यानी कि जो जल मार्ग है उसके माध्यम से भी लाया जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में डाक को कैसे भेजा गया था, ये डिपेंड करता है। तो बाई एयर ये कंपलसरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, और इनकरेक्ट ही पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, और प्रश्न के लिए ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी में था कि अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर ऑफ नो वैल्यू आर नॉट रिटर्न, यानी कि जो अपंजीकृत प्रिंटेड पेपर होते हैं जिनकी जो वैल्यू है नो वैल्यू यानी कि जिनकी कोई कीमत नहीं होती, लगभग ना के बराबर कीमत होती है, उन्हें भी लौटाया नहीं जाता है। ये भी बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था और पूछा भी इनकरेक्ट गया था, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यानी कि 2019 के प्रश्न चल रहे हैं, 2020 का जैसे ही प्रश्न आएगा बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि सही कथन को चुनना है। विद रेफरेंस टू पैकिंग ऑफ प्रिंटेड पेपर, किसके संबंध में, पैकिंग के संबंध में। अगर कोई प्रिंटेड पेपर है यानी किसी आर्टिकल को एज ए प्रिंटेड पेपर भेज रहे हैं तो उसकी पैकिंग से संबंधित क्या प्रावधान है, यानी कि कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया था। और जो प्रिंटेड पेपर है उसे कहाँ जाना है, उसे भी फॉरेन पोस्ट के लिए जाना है। तो पैकिंग से संबंधित ऑप्शन नंबर ए में है कि द पैकिंग मस्ट बी इन अ क्लोज्ड बॉक्स। तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्लोज बॉक्स ही हो, वो लेटर के रूप में भी हो सकता है। बॉक्स जरूरी नहीं होता, क्लोज होना चाहिए ये जरूरी है, लेकिन बॉक्स में ही हो ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, पूछा हमसे करेक्ट गया है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है कि द पैकिंग मस्ट बी वाटर रेसिस्टेंट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेटर में जब हम लिफाफे में किसी डाक वस्तु को भेजते हैं प्रिंटेड पेपर के रूप में तो जरूरी थोड़ी है कि वो वाटर रेजिस्टेंट हो, यानी कि वाटर रेजिस्टेंट का मीन्स होता है कि वाटर प्रूफ, यानी कि जिसमें अगर उस डाक वस्तु को अगर किसी कारणवश पानी में गिराया जाए तो वो डेस्ट्रॉय नहीं हो, यानी कि वो गीली नहीं हो। वाटर रेजिस्टेंट होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब हम लेटर को भेजते हैं लिफाफे में अगर किसी डाक वस्तु को भेजते हैं तो वो लिफाफा वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। देन ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि द पैकिंग शुड नॉट कंटेन एनी मेटेलिक पार्ट, ये भी गलत है। मेटेलिक पार्ट हो सकता है अगर कोई फ्रेजाइल वस्तु है यानी कि टूट फूट होने लायक अगर कोई वस्तु है तो उन्हें मेटेलिक के कंटेनर में भी भेज सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो मेटेलिक पार्ट्स पैकिंग में नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन जो मेटेलिक पार्ट है उसकी जो पैकिंग करते समय ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो उसके जो किनारे होते हैं ना, पैकिंग के जो किनारे होते हैं, जैसे कि ये वाला किनारा, ये नुकीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि नुकीले होते हैं तो जितने भी लोग इसके संपर्क में आएंगे उनको चोट लग सकती है। तो शार्प एजेस नहीं बननी चाहिए, लेकिन मेटेलिक पार्ट यूज कर सकते हैं हम लोग पैकिंग में। ये भी ऑप्शन गलत था, शुड नॉट कंटेन लिखा हुआ था तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में क्या था, ऑप्शन नंबर डी में द पैकिंग शुड फैसिलिटेट एन इजी एंड क्विक एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट, यानी कि जब कोई डाक वस्तु इंडिया से बुक होकर के फॉरेन के लिए जाती है, विदेशों में जब जाती है तो उसे जो सीमाएं होती हैं वहां पर कस्टम चेकिंग होती है, उनकी चेकिंग होती है सीमाओं पर। तो उस समय जो पैकिंग है वो इस तरीके से की जानी चाहिए कि जो पैकिंग
इस तरीके से की जानी चाहिए कि जब चेकिंग होगी, जब एग्जामिनेशन होगा कंटेंट का, यानी कि उसमें जो डाक वस्तु में जितनी भी सामग्री है उसकी जब चेकिंग होगी तो वो इजी भी होनी चाहिए, यानी कि उसे आसानी से चेक भी कर सके, और क्विक यानी तीव्रता के साथ में उसके कंटेंट को चेक कर सके, ये जरूरी होना चाहिए। मतलब पैकिंग इसी तरीके से होनी चाहिए कि जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे ढंग से हो और जल्दी हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी 2019 का प्रश्न है, और 4 में पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द रजिस्टर्ड आर्टिकल डेस्टिनेड टू फॉरेन कंट्रीज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सही कथन को चुनना है। रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज को भेजे जाते हैं, उसके संदर्भ में सही कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में है कि द रजिस्ट्रेशन फी कैन बी पेड बाय द एड्रेसी। ऑप्शन नंबर ए गलत है कि जो रजिस्ट्रेशन फी होती है, पंजीकरण जो भार होता है, पंजीकरण जो शुल्क होता है, वो एड्रेसी यानी कि प्राप्तकर्ता ना पे करने की बजाय इसको कौन पेड करता है? इसको पेड करता है सेंडर। यानी इसको कौन पे करता है? इसको पे करता है सेंडर। जो भेजने वाला व्यक्ति होता है वो इसे पे करता है, ना कि एड्रेसी प्राप्तकर्ता नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है कि अनपेड एंड अंडरपेड आर्टिकल कैन बी रजिस्टर्ड, यानी कि ऐसी डाक वस्तु जिनका या तो उनका भुगतान बिल्कुल भी ना किया गया हो या उनका आधा अधूरा भुगतान किया गया हो, यानी कि या तो वो अनपेड हो, पूरी तरीके से उनका भुगतान नहीं किया गया हो, या इनका आधा अधूरा भुगतान किया गया हो, ऐसे आर्टिकल को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अनपेड एंड अंडरपेड आर्टिकल्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, यानी कि इनको हम रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते जब तक पूर्ण रूप से भुगतान नहीं होगा। पूर्ण रूप से भुगतान नहीं होगा जब तक किसी भी आर्टिकल को रजिस्टर नहीं कर सकते फॉरेन कंट्री के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी में है कि द रजिस्ट्रेशन फी यानी कि पंजीकरण शुल्क, बेसिक पोस्टेज यानी कि डाक भार जितना भी लगता है उन पर, और अदर चार्जेस जैसे कि हवाई चार्जेस है, पावती का जो शुल्क है, ये मस्ट बी फुली प्रिपेड, यानी कि इनका भुगतान है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अगर किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल को फॉरेन कंट्रीज में भेजना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी, बेसिक पोस्टेज, अदर चार्जेस जिनमें कि एयर चार्ज आता है, एक्नॉलेजमेंट की फीस आती है, और भी चार्जेस है, वो सभी फुली प्रीपेड होने चाहिए, यानी कि उनका पूर्ण रूप से भुगतान किया हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन एड्रेस ऑफ फॉरेन डेस्टिनेशन, यानी कि जब एड्रेस लिखते हैं, मेथड ऑफ एड्रेस, यानी कि एड्रेस लिखने का जो सही तरीका है फॉरेन कंट्रीज के लिए, जब कोई भी आर्टिकल भेजते हैं तो उस समय जो पता लिखने का सही तरीका है, पता लिखने का जो सही तरीका है, उसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो कंपलसरी नहीं है कि उसे लिखा ही जाना चाहिए। पता लिखने का जो सही तरीका है उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसे लिखना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है कि डिलीवरी जोन नंबर और पोस्ट कोड नंबर, पोस्ट कोड नंबर और डिलीवरी जोन का नंबर है, ये कंपलसरी होता है, बिल्कुल लिखना ही चाहिए। प्रोविंस का नेम, प्रोविंस यानी प्रांत का नेम, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं, हमारे यहाँ राज्य होते हैं कई जगह पर, हाँ जैसे अमेरिका वगैरह वहाँ पर प्रोविंस है, और भी अदर कंट्रीज हैं उनमें भी प्रोविंस होते हैं। तो प्रांतों का नाम, डिलीवरी जोन नंबर या पोस्ट कोड का नंबर लिखना अनिवार्य है, और देश का नाम तो लिखना ही होता है, कंट्री में जिसमें उसको जाना है वहाँ लिखना ही होता है। तो नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द प्रोविंस, डिलीवरी जोन नंबर, पोस्ट कोड नंबर, और उसका नाम, पता और पिन कोड, ये सारी चीजें तो कंपलसरी हैं। इनके साथ साथ में डिलीवरी जोन के नंबर, पोस्ट कोड के नंबर, नेम ऑफ द प्रोविंस, प्रांत का नाम, कंट्री का नाम, ये सारी लिखना जरूरी है। लेकिन नेम ऑफ द कंटिनेंट, कंटिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप, महाद्वीप का नाम लिखना जरूरी नहीं है कि वो एशिया महाद्वीप से है या अमेरिका से है, किस तरीके से है, ये लिखना जरूरी नहीं होता है। और पूछा भी गया है कि कौन सी ऐसी जो चीज है वो जरूरी नहीं होती जब किसी फॉरेन कंट्री के लिए किसी आर्टिकल को भेजते हैं, तो नेम ऑफ द कंटिनेंट लिखना जरूरी नहीं होता। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेम ऑफ द कंटिनेंट लिखना जरूरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन फॉर आर्टिकल डेस्टिनेड टू फॉरेन डेस्टिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पूछा गया है कि गलत कथन को छाड़ना है किसके केस में, अगर किसी आर्टिकल को विदेश के लिए भेजना हो तो जो ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है, यानी कि जो नियम और शर्तें जो लागू होती है किसी भी आर्टिकल को जब भेजते हैं, तो उसका जब तोड़ फोड़ होता है, यानी कि जब नियमों का उल्लंघन होता है ना, तो उस केस में पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ब्रीच ऑफ द कंडीशन के रूप में अगर किसी आर्टिकल को फॉरेन भेजते हैं तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया कौन सा है।
ऑप्शन नंबर 1 में है कि द आर्टिकल मे बी रिटर्न टू द सेंडर रिकवरिंग एनी चार्जेस दैट मे बी ड्यू ऑन देम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि अगर किसी आर्टिकल पर कोई चार्ज बकाया है, पोस्टेज चार्ज हो या अन्य कोई शुल्क बकाया है, तो उसे रिकवरी के लिए सेंडर के लिए भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सेंडर को ही उसके जो चार्जेस हैं वो पे करने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में इफ दे हैव लेफ्ट द शोर ऑफ द इंडिया द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनल लेजिग्नेशन, इसमें ये है कि अगर कोई डाक वस्तु है वो इंडिया को छोड़ दे, शोर ऑफ द इंडिया में इंडिया की जो बाउंड्री है उसको छोड़ने के बाद जब दूसरी कंट्री में जहां उसको डिलीवर होना हो, कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन यानी कि जो गंतव्य स्थान है जहां तक इस डाक को जाना हो, वहां पर जब डिलीवर होने के लिए जाती है तो वहां जो इसके इंटरनल लेजिग्नेशन होते हैं, वहां के जितने भी इंटरनल जो आंतरिक जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग डिलीवर होती है वो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जब इंडिया से जब निकल के जब डाक कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है जहां इसको डिलीवर होना, तो वहां उस देश के जितने भी नियम होंगे उसके अकॉर्डिंग बटेगी। किसी डाक को बटना है या नहीं बटना है, कोई डाक डिलीवर होगी या नहीं होगी, कोई डाक प्रोहिबिटेड है कि नहीं है, डाक बटने लायक है या नहीं लायक है, तो ये उस देश का जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी में इज द इफ द ब्रीच रिलेटेड टू एक्सीडिंग द मैक्सिमम वेट डबल द पोस्टेज में भी कलेक्टेड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है कि अगर मैक्सिमम वेट की जो सीमा है उसको अगर कोई आर्टिकल क्रॉस करता है तो उनसे डबल पोस्टेज कलेक्ट की जाती है, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से 7 में पूछा गया है कि द फ्रेज पेयर एवियन में, कि जो शब्द है ना पेयर एवियन, जिसे हम पेयर एवियन कहते हैं, तो पेयर एवियन का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस प्रश्न को लगभग 7 से 8 सर्कल्स के जो पेपर्स में आज के दिन देखे हैं उनमें लगभग ये देखने को मिला है सर्कल में, और ये प्रश्न 2019 में भी पूछा गया था और 2020 के प्रश्न जो एग्जाम्स आए थे, पीए के एग्जाम्स हुए थे, उनमें भी ये पूछा गया था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसे बार बार कवर नहीं किया, इसे एक ही बार हम लोगों ने रखा हुआ है कि द फ्रेज पेयर एवियंस मीन्स, पेयर एवियन जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं फॉरेन पोस्ट के लिए, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बाई एयर मेल। किसी डाक वस्तु पर अगर पेयर एवियन लिखा हुआ है तो ये बाई एयर मेल जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ से जो प्रश्न है वो सारे 2020 में पूछे गए प्रश्न थे और इनको जान लेते हैं प्रश्न नंबर 8 से। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग टेम्पलेट्स फॉर फॉरेन कंट्रीज, यानी कि विदेशों के लिए अगर कोई प्रिंटेड पेपर जाता है जिसमें टेम्पलेट्स भी शामिल है तो उसके लिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट की सीमा है वो क्या है। तो उस केस में ये होता है 5 kg, यानी कि मैक्सिमम 5 किलोग्राम के प्रिंटेड पेपर जिनमें पैम्पलेट शामिल होते हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए हम भेज सकते हैं, मैक्सिमम 5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि पर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड इन, यानी कि जो व्यक्तिगत संचार है वो किस में अलाउ नहीं किया जाता है। तो फॉरेन पार्सल्स होते हैं उनमें पर्सनल कम्युनिकेशन अलाउड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर, फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो इनको बांटा गया है 2 श्रेणियों में, और 2 श्रेणी कौन कौन सी है, एक तो है लेटर पोस्ट, और दूसरा है पार्सल पोस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एट प्रिंटेड पेपर रेट इन फॉरेन पोस्ट, निम्नलिखित में से प्रिंटेड पेपर के रेट पर फॉरेन पोस्ट के मामले में किन्हें ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में फिल्म्स एंड साउंड्स और वीडियो रिकॉर्डिंग, इसे भी ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। पेपर ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ टाइपराइटर, इन्हें भी प्रिंटेड पेपर के रूप में फॉरेन के लिए नहीं भेज सकते हैं। कॉपीज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ स्टैम्प्स, इन्हें भी फॉरेन पोस्ट के लिए प्रिंटेड पेपर के रूप में नहीं भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट, यानी कि इन्हें प्रिंटेड पेपर के दरों पर फॉरेन पोस्ट के लिए ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन एलसी आइटम, यानी एलसी का मीन्स होता है लेटर एट्स कैप्टिस, इसका जो
शाब्दिक अर्थ था, या जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं L&C। तो पूछा यह गया है कि L&C में कौन कौन से आइटम्स हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो L&C में सिर्फ और सिर्फ लेटर्स एंड कार्ड्स ही शामिल होते हैं, प्रिंटेड पेपर शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि हाउ मैनी मैक्सिमम इंटरनेशनल रिप्लाई कूपर कैन बी सोल्ड टू वन पर्सन एट एनी टाइम, यानी कि मैक्सिमम एक टाइम पर एक व्यक्ति को कितने इंटरनेशनल रिप्लाई के जो कूपन्स हैं वो सोल्ड किए जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम की जो लिमिट है इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स को बेचे जाने की वो है 10, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार में 10 कूपन्स को ही सोल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि APPU जिसे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। एक मीटिंग हुई थी 1961 में, उसमें प्रस्ताव रखा गया था APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। लेकिन इसने कब से काम स्टार्ट करना शुरू किया था, तो 1 अप्रैल 1962 से 1 अप्रैल 1962 भी अगर कहीं पर दिया हुआ हो, 1961 ना देने की बजाय कहीं पर 1 अप्रैल 1962 दिया हुआ हो तो ये भी सही है। लेकिन 1961 में मीटिंग हुई थी APPU के बारे में और 1 अप्रैल 1962 से इसका अस्तित्व शामिल है। इसका अस्तित्व कब हुआ, यानी कि ये कब एस्टेब्लिश माना गया था, ये कब से कार्य कर रहा है, तो ये कार्य कर रहा है 1 अप्रैल 1962 से। और 1961 में इसकी चर्चा हुई थी। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के हिसाब से देखेंगे, PO गाइड पार्ट 2 के हिसाब से देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो इसमें 1961 ही लिखा हुआ है। लेकिन वही APPU की जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 1961 में बैठक हुई थी, 1 अप्रैल 1962 से ये कार्य कर रहा है। और टोटल इसमें मेंबर कंट्रीज है 32 इसके सदस्य देश हैं। और इंडिया ने इसको 1973 में ज्वाइन किया था। और इसकी जो स्थापना है वो मनीला में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि इसके जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर्स हैं वो मनीला में स्थित है। और मनीला कहाँ पर स्थित है, तो मनीला स्थित है फिलीपींस में। मनीला कहाँ पर स्थित है, फिलीपींस में। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट शुड नॉट कंटेन, यानी कि जो ब्लाइंड लिटरेचर का पैकेट होता है उनमें से क्या शामिल नहीं होता है। तो उसमें इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट दोनों ही अलाउड नहीं होते हैं, दोनों ही अलाउड नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर नॉट अलाउड। तो BLP होता है ब्लाइंड लिटरेचर का जो पैकेट होता है उसमें इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट दोनों ही शामिल नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ है बोथ आर अलाउड। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बोथ आर नॉट अलाउड होता तो भी ऑप्शन नंबर डी सही था, और नन ऑफ द अबव है तो भी ऑप्शन नंबर डी सही है। डी ऑप्शन नंबर में बोथ आर नॉट अलाउड होना चाहिए था। तो ब्लाइंड लिटरेचर का जो पैकेट होता है उसमें इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट दोनों ही अलाउड नहीं होते हैं। अब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट शुड नॉट कंटेन इंस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। और BLP के लिए मैक्सिमम वेट की लिमिट क्या है, वो है 7 kg, 7 किलोग्राम तक का जो ब्लाइंड लिटरेचर का पैकेट है वो हम लोग सेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 में पूछा गया है कि एन एरोग्राम नॉट कंफर्मिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन इज ट्रीटेड एड, यानी कि अगर कोई एरोग्राम है वो अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसके साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई एरोग्राम अपनी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ में एज ए लेटर ट्रीट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि वेयर अ पार्सल इज टोटली डैमेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफंडेड, यानी कि अगर कोई फॉरेन पार्सल है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उनमें से क्या रिफंड किया जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या रिफंड किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ
पोस्टल चार्जेस ही रिफंड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगर कोई पार्सल फॉरेन पार्सल है वो टोटली डैमेज हो जाता है तो पोस्टल चार्जेस ही रिफंड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूपीयू। यूपीयू का पूरा नाम क्या है? तो यूपीयू का पूरा नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। यूपीयू की स्थापना 1874 में हुई थी और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो वो है 192 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में है कि इन द फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। यानी कि फॉरेन पोस्ट के मामले में अगर कोई शब्द है लेटर पोस्ट, तो लेटर पोस्ट में कौन कौन से पोस्टल आर्टिकल्स आते हैं? तो अगर कहीं पर लेटर पोस्ट लिखा हुआ है तो फॉरेन पोस्ट के मामले में लेटर पोस्ट में एक तो लेटर्स शामिल है, यानी कि अगर कहीं लेटर्स लिखा हुआ है लेटर पोस्ट तो उसमें लेटर्स भी आते हैं। इसमें पोस्ट कार्ड भी शामिल होते हैं, पोस्ट कार्ड भी इसमें शामिल होते हैं। और क्या शामिल होता है? और इसमें शामिल होता है प्रिंटेड पेपर्स। प्रिंटेड पेपर्स शामिल होता है। प्रिंटेड पेपर्स के साथ साथ इसमें बुक्स भी शामिल होती हैं। और जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है वो भी इसमें शामिल होता है। प्लस लेटर पोस्ट की परिभाषा में स्मॉल पैकेट्स भी आते हैं, स्मॉल पैकेट्स भी आते हैं। और ब्लैंड लिटरेचर पैकेट भी लेटर पोस्ट की डेफिनेशन में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में था प्रिंटेड पेपर, ऑप्शन नंबर बी में था पोस्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी में था रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो ये सभी लेटर पोस्ट की डेफिनेशन में आते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एन एरोग्राम शुड नॉट वेट मोर देन, यानी कि मैक्सिमम वेट क्या होता है एन एरोग्राम के लिए? तो एक एरोग्राम मैक्सिमम 3 ग्राम तक का हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में है कि द मिनिमम वेट ऑफ अ बैग इन बल्क बैग सिस्टम इज, यानी कि जो बल्क बैग सिस्टम होता है, एम बैग का जो सिस्टम होता है, तो उस केस में मिनिमम वेट लिमिट क्या है? तो उसमें मिनिमम वेट लिमिट होती है वो होती है 5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है मार्क इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पोस्ट कार्ड, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन को छाड़ना है पोस्ट कार्ड से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए में शुड नॉट बी फोल्डेड, कट और अल्टर्ड एंड शुड बी सेंट अनएनक्लोज्ड, यानी कि जो पोस्ट कार्ड है उसे फोल्ड करके या उसे कट करके या उसे मोड़ करके हम लोग सेंड नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं भेज सकते हैं। फॉरेन पोस्ट के लिए अगर उसे भेजना है तो उसे अनक्लोज्ड कंडीशन में ही भेजना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि ब्रीच ऑफ द कंडीशन में बी ट्रीटेड एज लेटर एंड पोस्टेड विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर ये अपने शर्तों को नियमों को अगर ये उल्लंघन करता है तो इसे एक लेटर के रूप में ट्रीट किया जाएगा और उस पर जो भी चार्जेस होंगे पोस्टेज चार्ज उसको उसी अनुसार पे किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी में है कि अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड्स आर फॉरवर्डेड टेक्स्ट विद डबल द एफिशिएंसी, यानी कि जो अनपेड है जिनका बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया या जिनका आधा अधूरा भुगतान किया जाता है, ऐसे पोस्ट कार्ड को अगर भेजा जाता है तो उनसे जितना भी बकाया होगा उसका डबल लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम सेंडर आफ्टर द डिलीवरी। ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा भी इनकरेक्ट गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। डी क्यों गलत है? डी इसलिए गलत है क्योंकि जो सेंडर होता है वो जरूरी नहीं है कि जितना भी अमाउंट पे बकाया है वो उसको पे करना हो। तो अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम सेंडर आफ्टर द डिलीवरी, ये ऑप्शन गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि द फी फॉर अ ब्लैंड लिटरेचर पैकेट टू बी एयरलिफ्टेड टू अ फॉरेन कंट्री इज, यानी कि अगर किसी ब्लैंड लिटरेचर पैकेट है, अगर कोई बीएलपी का पैकेट है, बीएलपी है तो उस पर उसे जाना हो फॉरेन कंट्री में, यानी कि ब्लैंड लिटरेचर का पैकेट है वो फॉरेन कंट्री के लिए जाता है। और कैसे जाता है? बाय एयर जाता है।
तो उस पर क्या शुल्क लगेगा। तो उस पर जो एयर के सरचार्ज हैं यानी कि जो हवाई चार्जेस हैं वो एज ए प्रिंटेड पेपर पर जितने भी हवाई चार्जेस जिस तरीके से प्रिंटेड पेपर पर हवाई चार्जेस अप्लाई होते हैं वो सभी नियम और कानून एयर सरचार्ज के मामले में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पर भी लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। लेकिन जो BLP होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में जानते हैं कि द डिलीवरी ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि अगर किसी फॉरेन आर्टिकल को किसी देश में डिलीवर होना हो तो उससे संबंधित सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यानी कि अगर किसी फॉरेन आर्टिकल को किसी देश में वितरित होना हो, उसको डिलीवर होना हो तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इसको डिलीवर होना होता है और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री टू कंट्री चेंज होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था यूनिफॉर्म ऑल ओवर, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है कि जो रूल्स है वो सभी कंट्री के एक जैसे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी कंट्रीज के डिलीवर्ड होने के किसी भी फॉरेन आर्टिकल के लिए वो अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में था एज डिजायर्ड बाय द सेंडर, ये सेंडर के मर्जी के अकॉर्डिंग डिलीवर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ये सेंडर की मर्जी के बिना या मर्जी की तरीके से डिलीवर नहीं होते, ये किसी भी गंतव्य देश के जहां पर इस भाग को फॉरेन आर्टिकल को डिलीवर होना हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि इन कनेक्शन विद फॉरेन पोस्ट द टर्म LC मींस, फॉरेन पोस्ट के संदर्भ में LC का मतलब क्या होता है। तो फॉरेन पोस्ट के संदर्भ में LC का मींस होता है लेटर एंड कार्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ पैकेट ऑफ अ लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड मींट फॉर फॉरेन कंट्रीज, अगर किसी विदेश के लिए यानी कि फॉरेन कंट्री के लिए किसी ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट को ट्रांसमिट करना हो या डिस्पैच करना हो तो उस संदर्भ में मैक्सिमम वेट की क्या लिमिट होती है, मैक्सिमम वेट की क्या सीमा होती है। तो उस केस में 7 kg तक का कोई ब्लाइंड लिटरेचर का पैकेट फॉरेन कंट्रीज के लिए डिस्पैच किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है कि इंडिया ज्वाइंड द APPU इन द ईयर, यानी कि इंडिया ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को कब ज्वाइन किया था। तो इंडिया ने APPU को ज्वाइन किया था 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और APPU की स्थापना 1961 में हुई और ये कब से कार्य कर रहा है। तो ये 1 अप्रैल 1962 से लगातार कार्य कर रहा है और इसके सदस्य देश है 32 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित था। तो इसका हेडक्वार्टर मनीला जो कि फिलीपींस में है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ बैग्स फॉर फॉरेन पोस्ट, यानी कि अगर किसी बैग को फॉरेन पोस्ट के लिए जाना हो तो उस संदर्भ में मैक्सिमम वेट की लिमिट क्या है। तो किसी भी बैग को जब फॉरेन पोस्ट के लिए बंद करते हैं तो मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है वो है 30 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। हैंड बैग को या बल्क बैग को मैक्सिमम 30 kg का हम लोग फॉरेन पोस्ट के लिए पैक कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि व्हाट शुड बी एग्जामिन्ड व्हेन एन ऑर्डिनरी पार्सल इज रिसीव्ड फॉर डिस्पैच टू अ फॉरेन कंट्री, अगर कोई ऑर्डिनरी पार्सल है, सिंपल पार्सल है जो कि रिसीव किया जाता है इंडिया पोस्ट के द्वारा, फॉरेन कंट्री को उसे डिस्पैच करना हो तो उस समय उसका क्या क्या चेक किया जाता है। तो उसमें चेक किया जाता है कि गुड आउटवर्ड कंडीशंस, यानी कि उसकी ऊपर का जो आउटवर्ड कंडीशन है, ऊपर का जो कंडीशन है जैसे उसके सार पेज तो नहीं बने, टूटा फूटा तो नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। लिमिट ऑफ वेट यानी कि वजन की सीमा भी चेक की जाती है कि ये मैक्सिमम वेट लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा। लिमिट ऑफ साइज यानी कि साइज का जो मैक्सिमम साइज है या मिनिमम साइज है उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा, ये भी चीज चेक की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑल ऑफ देम आर एग्जामिन्ड व्हेन एन ऑर्डिनरी पार्सल इज रिसीव्ड फॉर डिस्पैच टू अ फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि व्हाट इज द सिस्टम अवेलेबल फॉर डिस्पैच और रिसीप्ट of special bags of printed paper to or from
एड्रेसी और सेंडर इन अ फॉरेन कंट्री। बेसिकली पूछा गया है कि अगर स्पेशल बैग भेजना है प्रिंटेड पेपर का तो किस सिस्टम के माध्यम से हम इसे भेज सकते हैं, या डिस्पैच कर सकते हैं, या रिसीव कर सकते हैं, या तो एड्रेसी हो इंडिया में या सेंडर हो इंडिया में। तो उस केस में तो बल्क बैग का जो सिस्टम है उसके माध्यम से स्पेशल बैग्स होते हैं प्रिंटेड पेपर के, उनको फॉरेन कंट्रीज से या तो डिस्पैच कर सकते हैं या उसको रिसीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और इसी नोट पर इस वीडियो को करते हैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। पीओ गाइड पार्ट 2 से नेक्स्ट जो पार्ट है वो अभी आने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर्स के ये सभी प्रश्न थे, और नेक्स्ट जो सीरीज का जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, वो अभी आ जाएंगे। और इसी नोट पर इस वीडियो को करते हैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।